मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये हमारे पास है DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम कुछ ग्रामर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ DSSB बल्कि KVS या फिर टीचिंग का जो भी इंग्लिश का स्टूडेंट ग्रामर के क्वेश्चंस करना चाहता है उसके लिए ये क्लास वैल्यूएबल होगी। हमारे चैनल को इंग्लिश की पाठशाला सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बिना देर किए हुए हम अपना इंग्लिश पोर्शन, ये मैंने पहले ही इसमें से इंग्लिश वाला पोर्शन अलग कर लिया था, आप देख सकते हैं। ये PYQ DSSB की साइट से ही लिए गए हैं। तो सबसे पहले 150 तक उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक और हिंदी GK रीजनिंग वगैरह होता है। बाकी 151 से क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के, जो कि जनरल पार्ट में है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्लियर कर दूँ, ये ग्रामर सभी के लिए एक ही जैसी होती है। इसको बाकी बच्चे भी एज अ ग्रामर पार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें ना एक वर्ड को इन्होंने अंडरलाइन किया है और पूछा है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते या लिखते वक्त जब हम स्पीच मतलब बोलना होता है बेसिकली, फिर यहाँ पे हम इसको रिटन और ओरल दोनों फॉर्म्स में लेंगे। उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एक्सेट्रा, हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बता दूंगी। यहाँ पे उसने पूछा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। तो ये आपके लिए उसने इजी कर दिया है कि चारों ऑप्शन वर्ब के हैं, तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये वर्ब पार्ट है। बट हमको यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब का ये टाइप है। सो फर्स्ट है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसको देखते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो सकती है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारी इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, हैज़, हैव या फिर मोडाल्स आते हैं। लिंकिंग वर्ब भी ये नहीं है, ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब में से है। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? तो देखो, द मैन डिसअपियर्ड, जो आदमी है वो गायब हो गया। विद द कैश, कैश के साथ। तो ये जो विद द कैश है, क्या ये हमें ये बता रहा है कि वो कहाँ गायब हुआ है, क्या गायब हुआ है? वर्ब के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रहा नहीं। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, बी। इसका आंसर हमारा रहेगा बी। ठीक है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। तो बेसिकली बस इतना समझना है कि जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट है इसमें विद द कैश। दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, दिस इज डिटेलिंग। अब देखो, हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत आसान है कि जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक, कर्म के साथ, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक, यानी कि कर्म के बिना। ठीक है। अब क्या है कि हमें देखना है, जैसे जो वर्ब है उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, या ऑब्जेक्ट का इफेक्ट वर्ब पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहाँ पे विद द कैश को रिमूव कर दूँ, द मैन डिसअपियर्ड। तो विद द कैश से हमें डिसअपियर होने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और इसके बिना भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। आई होप कि अब आपको क्लियर
हो गया होगा। तो फर्स्ट का आंसर है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी देखो, कितने सारे क्वेश्चन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से पूछे गए हैं। The director told the actors, "Do your best and we will be a hit." The director told the actors, "Do your best and we will be hit." डायरेक्टर ने एक्टर से कहा कि अपना बेस्ट दीजिए, हम हिट ज़रूर होंगे। तो देखो, मैंने तुम्हें अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पे भी, अच्छा एक क्वेश्चन ये रह गया है, जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स आते हैं उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब डिफाइन करते हैं। तो इट्स वेरी इजी, डू इज अ ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, और मोडाल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर रखते हैं, इसकी कैटेगरी में रखते हैं। 152 हमारा रह गया था, इसको देख लेते हैं। हिज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज लेजेंडरी। उसकी जो एबिलिटी है ना कॉन्सेंट्रेट करने की, वो लेजेंडरी है। तो देखो, इसमें क्या ये लिंक कर रही है किसी को? नहीं। हेल्पिंग वर्ब ये मोडाल्स है? नहीं। तो फिर से इसमें हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में से बताना है। तो देखो, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट, नहीं दिया ना आंसर। क्या कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोला है? नहीं। उसकी एबिलिटी है कॉन्सेंट्रेट करने की, वो लेजेंडरी है। तो कॉन्सेंट्रेट की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं की गई है, तो यहाँ पे भी आंसर रहेगा इनट्रांजिटिव। अगर बताया होता हिज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी और एनी अदर एक्टिविटी, तो यहाँ पे होती ट्रांजिटिव वर्ड। पर उन्होंने नहीं बोला है, नहीं बताया है कि कंसंट्रेट का ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे होगा इंट्रांजिटिव। क्लियर? अब आगे 153 तक हमारे हो गए हैं, आगे करते हैं। द कैंपर हाइड इनसाइड द कैबिन when they saw the bear। जो कैंपर्स थे, उन्होंने जब बियर को देखा, वो कहाँ छिप गए? कैबिन के अंदर। तो यहाँ पे हाइड को एक्सप्लेन किया है। अगर मैं सिर्फ इतना लिखती, द कैंपर हाइड, क्या कैंपर्स ने क्या हाइड किया, कहाँ हाइड हो गए, कुछ नहीं पता ना हमें। तो इनसाइड द कैबिन इसको ऑब्जेक्ट देता है, तो यहाँ पे हाइड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टूडेंट procrastinated too long and failed to finish the project। ओके, यहाँ पे प्रोकास्टिनेटेड का मीनिंग होता है टालना। जो स्टूडेंट है उसने लंबे समय तक टाला और वो फेल हो गया। किस में फेल हो गया? अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोकास्टिनेटेड है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ा है? प्रोजेक्ट पे। क्या टाला था उसने? प्रोजेक्ट को। तो एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। प्रोजेक्ट को टाला था ना उसने, स्टूडेंट ने। तो किसको प्रोकास्टिनेट किया था? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव। क्लियर?
55। अब 56 देख लेते हैं। इट्स वेरी इजी। दिस इज द डैश बिल्डिंग इन आर विलेज। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ओल्डर। तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि वेट अ मिनट, ओल्ड जो वर्ड है ये किसी पर्सन के साथ नहीं आता, ये बिल्डिंग या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ आता है। बट एल्ड, ई वाला जो ये आता है पर्सन्स के साथ, सॉरी पर्सन के साथ। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? वो नॉन लिविंग है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे ओल्ड। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद ओल्डेस्ट या ओल्डर में से चूज़ करना है। फर्स्ट सेकंड तो कट हो गए, ओल्डेस्ट या ओल्डर में से चूज़ करेंगे। तो देखो, ओल्डेस्ट तब होता है जब हम सुपरलेटिव डिग्री बताते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पुराना। और ओल्डर तब होता है जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं कि उससे पुराना। अगर मैं कहूँ कि दो चीज़ें हैं, उन दोनों में से पुराना है तो ओल्डर, और सबसे पुराना है तो ओल्डेस्ट। इसकी एक ट्रिक आप ये भी लगा सकते हो, जहाँ पे दी आ जाता है ना, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, EST। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ओल्डेस्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। माई ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर। अभी मैंने आपको बताया था पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं? ELD वाला। तो माई ब्रदर, अब उसने सब, उसका जो ब्रदर है वो सबसे बड़ा है या उससे बड़ा है? क्लियर? उससे बड़ा है, तो एल्डर। देखो, लिविंग है तो फर्स्ट हमारा एलिमिनेट हो गया, फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर इन दोनों में से लगाना है। एल्डेस्ट तब आता है जब सबसे बड़ा होता है, एल्डर मीन्स उससे बड़ा। क्लियर? वी शुड रेस्पेक्ट टू आर, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है। देखो, रिपीट बहुत हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट से इन्होंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी रिपीट किए हैं। वी शुड रेस्पेक्ट टू आर डैश। अब यहाँ पे हमको अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या सबसे बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, या अपने से जो बड़ा है उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए? तो यहाँ पे भी हमारा सी और डी तो एलिमिनेट हो गया, ना सी है ना डी है, बिकॉज ओल्ड मॉन्यूमेंट्स या नॉन लिविंग थिंग के साथ आता है। तो यहाँ पे आंसर है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159, डैश द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। वोल। देखो, कोई भी एक कंप्लीट फिगर या शेप होती है, उसको कंप्लीट को हम कहते हैं वोल, पूरा। ठीक है। तो गर्ल्स ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉट अ शेप। उसके बाद होल, ये तो होल यानी बरो टाइप का जो होता है, छेद को बेसिकली हम होल कहते हैं। एनी, एनी द गर्ल, नहीं, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। तो इसका जो आंसर होगा, एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं, वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऑल द गर्ल्स। क्लियर? नेक्स्ट 160, शी हैज़ डैश क्लोथ्स। उसके पास डैश कपड़े हैं। मच अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ आता है। लेटर, नहीं। एनी, फिर से यहाँ नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, तो आंसर होगा सम। 161, fill in the blanks with the appropriate words from the alternatives
गिवन बिलो ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस के नीचे कुछ ऑल्टरनेटिव, कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से जो बेस्ट लगता है उसको हमें फिल करना है ब्लैंक में। करें। ही एडवाइज्ड मी यू हैड बेटर डैश नाउ। तो यहाँ पे यू हैड बेटर, सबसे पहले तो देखो यहीं से सेंटेंस पकड़ में आ जाता है कि हैड, हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो हैड अगर पहले से दे रखा है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, सुपरफ्लूअस हो जाएगा। सो डी इज द रॉन्ग आंसर। इसमें भी थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज द ऑफिस नीड्स प्रॉपर व्हाट? प्रॉपर टू क्लीन होगा, क्लीन होगा, या क्लीनिंग होगा, या क्लीनलीनेस होगा? देखो इसमें क्लीन नहीं होगा क्योंकि ये डिफाइन नहीं करता है सेंटेंस को। इसमें हमारा ऑप्शन सी और डी कट हो जाता है क्योंकि ये सेंटेंस की फॉर्मेशन के बाहर है। अब आता है ऑप्शन ए और बी। इन दोनों में से आंसर होगा द ऑफिस नीड्स प्रॉपर क्लीनलीनेस और क्लीनिंग। देखो क्लीनलीनेस इज अ proper, we can say that it's a proper approach of cleanliness, but cleaning is a task, so here we use the word cleanliness. The students refuse dash the hostel। यहाँ पे हमारा जीरंड आएगा, जीरंड नहीं आएगा, टू इन्फिनेटिव आएगा। जीरंड वाले को कट कर देंगे क्योंकि जीरंड हमारा मोस्टली सेंटेंस के स्टार्टिंग या एंड में आता है। लेफ्ट नहीं होगा बिकॉज रिफ्यूज्ड आ रहा है ना, इसलिए लेफ्ट नहीं होगा। लेफ्टिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है टू लीव। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नथिंग टू डू बट डैश फॉर हर। हम हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हम उसका वेट करेंगे। बट के बाद कभी भी टू से स्टार्ट नहीं होती है वर्ब, तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। वेटेड पास्ट में चला जाएगा इसलिए वेटेड भी नहीं होगा। वेटिंग भी नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। जिरेंट भी ये नहीं है क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में या एंड में होता है और एज अ नाउन होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वेट। तो एलिमिनेशन के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब पिछले दो क्वेश्चन में मैंने जीरेंड के बारे में आपको बताया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी का आ गया है। डैश इनसाइड अ बस इज प्रोहिबिटेड। ये मोस्टली आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, मोस्ट कॉमन सेंटेंस है। स्मोकिंग, तो यहाँ पे एज ए नाउन इसको प्लेस किया गया है। जिरंड, जिरंड मोस्टली नाउन ही होती हैं, हम इसको समझने के लिए नाउन बोल सकते हैं, वैसे ये जिरंड फॉर्म है वर्ब की। नेक्स्ट, द डोर डैश पेंटिंग। अब यहाँ पे नीडी अपने आप कट हो गया क्योंकि
दरवाजे ज़रूरतमंद नहीं हो सकते। नीडी मतलब ज़रूरतमंद। नीडिंग अगेन इज एम आर मिसिंग है। तो इन दोनों में से एक हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसको चूज करना वेरी सिंपल है। द डोर यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम एस सी आई एस लगाते हैं वर्ब में, देन द आंसर इज नीड्स। हमेशा जो प्लूरल वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके साथ एस सी आई एस नहीं आता, और सिंगुलर वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हमेशा एस सी आई एस का यूज़ करते हैं। इसको हम याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी प्लूरल है उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक है। और जो सिंगुलर है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए उसकी वर्ब में हम एस आई एस लगाते हैं। क्लियर? यू डैश कम एंड हैव डिनर विद मी। उसने बोला है यू डैश कम, तुम आना, एंड हैव डिनर विद मी, और मेरे साथ डिनर करना। तो वुड ये कोई कंडीशन है? नहीं, ना ही कंडीशन है और ना ही पास्ट का सेंटेंस है, तो हम इसमें वुड यूज नहीं करेंगे। शैल, अच्छा, तुम आओगे और मेरे साथ डिनर करोगे, ऐसा फिक्स्ड नहीं है, उसकी मर्जी है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। नीड, तुम्हें ज़रूरत है मेरे साथ आके डिनर करने की, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद फर्स्ट इज आर राइट आंसर, यू मस्ट कम एंड हैव डिनर विद मी। वो उसको इंसिस्ट कर रहा है कि उसको आना होगा एंड डिनर विद हिम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 168। डैश यू रादर हैव टी और कॉफ़ी। इसमें प्रेफरेंस पूछी गई है कि यहाँ रादर आपको रादर यू लाइक टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पे हम एक तो रादर को देख के वुड को पकड़ सकते हैं। वुड यू रादर, अगर आप डीप नॉलेज रखते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न है, तो वुड यू रादर इज अप्रोप्रिएट आंसर। बाकी एलिमिनेशन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे रादर के साथ हमेशा वुड यूज़ होता है, ये एक रूल है। और एलिमिनेशन से इसको ऐसे कर सकते हैं कि कुड और कैन हमको सकता या सकती की सेंस देते हैं, कि चाय पसंद कर सकता है या कॉफ़ी पसंद कर सकता है। दिस डजंट गिव अ प्रॉपर सेंस ऑफ द सेंटेंस, that's why we choose would. And the B option is not correct because it is the shall, and shall is rather used in the future tense. So our answer is would. Would you rather have tea or coffee? Clear? Next question, question number 169. I dash learn English and none shall stop me. Could, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसमें कुड और वुड को कट कर देंगे क्योंकि ये पास्ट को शो कर रहे हैं। देखो, अगर हम इसमें विल चूज करते हैं, देखो अगर कैन ऑप्शन में नहीं होता तो विल भी करेक्ट आंसर था, बट यहाँ पे कैन दे रखा है तो हम कैन को प्रायोरिटाइज करेंगे, बिकॉज will shows the future and can shows the ability. With can, the we can say that if we use will, it shows the future activity, that I'm going to learn the English and no one can stop me. But can is the appropriate answer because he is the ability to learn. Next question,
Question number 117. This is our last question for today. You dash go only when you have finished your work. तुम तभी जा सकते हो जब तुम अपना काम फिनिश कर लोगे. क्लियर? तो यहाँ पे हम कंडीशनल सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा वुड. तुम तभी जा पाओगे जब तुम अपना काम फिनिश कर लोगे. थैंक यू ऑल. I hope everything is clear.